को लेके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे थे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या था, जो हमारा कानून क्या स्ट्रक्चर दे रहा है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो हमने डिस्कस किया था कि जो पहला ऑडिटर है वो कौन अपॉइंट करेगा। जल्दी जल्दी इसको मेरा ख्याल रिपीट करते हैं 5 मिनट। डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, लेकिन कब तक, किसके 90 डेज। हाँ, पेपर में लाजमी बताना कि 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उसके बाद उसकी मुद्दत कहाँ तक होगी, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। उसके बाद सब्सीक्वेंट ऑडिटर मेंबर अपॉइंट करेंगे एजीएम के अंदर, और उसकी जो टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। और फिर अगर कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए, कैजुअल वैकेंसी राइज होने के 30 डेज के अंदर अंदर, और इसकी मुद्दत वैसे जो भी नेक्स्ट होगा, वो तो पक्की बात है, जो भी नेक्स्ट एजीएम आ रही होगी, जाहिर बात है जिसकी जगह पे वो आया वो हमेशा से यही कानून मोस्टली इसी रूल को अडॉप्ट करता है कि जो बंदा जिसकी जगह पे आया हो, जितनी जाने वाले की टाइमिंग यानी कि उसका टाइम रहता था वही पूरा करेगा उसको। बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एससीसीपी कहाँ कहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट करेगा, जहां जहां पे जिसकी जिम्मेदारी थी ना पूरी की हो। जैसे पहला ऑडिटर डायरेक्टर ने अपॉइंट किया ना किया हो 90 दिन में, सब्सीक्वेंट एजीएम में मेंबर्स ने अपॉइंट ना किया हो, और कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर डायरेक्टर ने पूरी ना की हो, तो एसएससीपी अपॉइंट करेगा। फिर एक और जो आज शायद हम डिस्कस कर लेंगे या कल डिस्कस कर लेंगे कि अगर डिसक्वालिफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाए तो उसकी जगह पे फिर कौन अपॉइंट करेगा, फिर एसएससीपी अपॉइंट करेगा डायरेक्टली आगे। उसके बाद मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई शेयर होल्डर चाहता हो कि इस ऑडिटर की जगह पे कोई और ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, तो उसका तरीकाकार क्या था। हमने कहा था 10% उसके पास शेयर होल्डिंग हो और वो रेजोल्यूशन पेश कर दे मीटिंग के अंदर। तो मेरे बच्चे जब वो रेजोल्यूशन पेश करेगा तो कि इस ऑडिटर की जगह पे कोई और हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है ये दोबारा अपॉइंट नहीं होने जा रहा। जब रिटायरिंग ऑडिटर, मोस्टली तो हमने डिस्कस किया था रिटायरिंग ऑडिटर ही दोबारा दोबारा अपॉइंट करते रहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। अब वो रिटायरिंग ऑडिटर दोबारा अपॉइंट नहीं होने जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस रिटायरिंग ऑडिटर को भी एक नोटिस दे देंगे कि भैया आपको मान लो कि फारिग करने के लिए एक रेजोल्यूशन पेश हो गई है। और फिर हमने डिस्कस किया था ये रेजोल्यूशन कब तक जमा करानी है, जनरल मीटिंग है यानी कि एजीएम होने के 7 दिन पहले तक। और कंपनी क्या करेगी, इस रेजोल्यूशन को फौरन से मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जब ये रिटायरिंग ऑडिटर्स को बता दिया जाएगा कि भैया आप रिटायर होने जा रहे हो, पक्के पक्के रिटायर होने जा रहे हो, दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं होगी, तो इसको हमने कहा था कि आपका राइट है, आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी को जमा करवा सकते हो। और वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 2 दिन पहले तक, और फिर वो अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जमा करवाएं तो फिर इसका एक और राइट भी था कि ये या इसका रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग को अटेंड करेगा। उसके बाद में ये इसी तरह, और जब भी वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसकी रिटर्न कंसेंट के साथ आपने 14 दिन के तक उसे हम, तो अगर आपने ये लाइनें पढ़ी थी क्योंकि आज लाइनें भी साथ हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे बता दें कि सर ये फलाना पॉइंट या फलानी लाइन वो बता दी जाए, तो मेरा ख्याल है हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ये एक बात उसने कर रखी है, ये है ना किताब, कि अगर ऑडिटर रिमूव करना हो तो मेरे बच्चे वो रिमूव किया जा सकता है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन का तो पता ना आप लोगों को, ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास। अच्छा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये नहीं कि स्पेशल रेजोल्यूशन एजीएम में ही पास करनी है। उसने कहा कि जो पहला ऑडिटर था वो डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हो, और जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है वो मेंबर्स ने एजीएम में अपॉइंट किया हो, या जो कैजुअल वैकेंसी है वो डायरेक्टर ने फिल की हो। यानी कि ये दो, डायरेक्टर वाले या जो मेंबर वाला ऑडिटर है, इन दोनों को मेरे बच्चे हम जब भी चाहें मेंबर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन रिमूव कर सकते हैं। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब वही है कि जब भी एक 21 दिन पहले मीटिंग का नोटिस देकर जनरल मीटिंग बुला लो और उसमें 3/4 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन के खिलाफ पास कर लो, तो आप ऑडिटर को, किसी भी अपॉइंटेड ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। और अगर ऑडिटर रिमूव हुआ तो फिर वो क्या राइज होगा वाला, कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि रिमूवल भी कैजुअल वैकेंसी। और फिर कौन अपॉइंट करेगा, फिर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 30 डेज के अंदर। लिमिटेड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कल हमने डिस्कस की थी। अगर तो आपकी कंपनी, हमने डिस्कस किया था कि एक वो हो, प्राइवेट कंपनी हो, और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, तो हमने डिस्कस किया था ऐसी कंपनी के लिए मेरे बच्चे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। लेकिन इसके यहाँ पे अल्फाज देखें, हमारी जो सी लॉ है उसमें जो मोस्टली अल्फाज थे वो यही थे, वो 3 मिलियन को इंक्लूड करते थे। लेकिन इसने मेरे बच्चे वो 3 मिलियन को नीचे रखा हुआ है, यानी कि 3 मिलियन से कम हो। तो क्योंकि अल्फाज कुछ उसके इस तरह के, 3 मिलियन से कम हो
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी में, और या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। लेकिन अगर 3 मिलियन से ज्यादा हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे या 3 मिलियन पूरा भी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, तो उसका मेरे बच्चे जो ऑडिटर होगा वो हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा। तो ये अल्फाज जरा थोड़े से इन पे वो करनी है। कहता है इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर ए प्राइवेट कंपनी, यानी कि कोई पब्लिक है या प्राइवेट पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी प्राइवेट है या कोई वैसी प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन आर मोर है, यानी कि 3 मिलियन पूरा भी हो, तो उसका भी मेरे बच्चे जो ऑडिटर होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा जिसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस होगा। तो इसका मतलब पूरे 3 मिलियन के ऊपर भी ये जरा, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था कि 3 मिलियन से एक्सीड कर जाए तो 3 मिलियन तक, क्योंकि सी लॉ के अल्फाज कुछ इस तरह के हैं लेकिन इसने उस तरह के अल्फाज नहीं रखे। और बाकी मामला में हमने डिस्कस किया था सीए भी हो सकता है, बाकी जो मामला रहे के आगे जिसका पेड आपको 3 मिलियन से कम होगा तो उसके लिए सीए भी हो सकता है और सीएमए भी हो सकता है। हाँ, ये बात जरा देखिएगा। अज्यूम कर ले मेरे बच्चे एक फर्म है, उसमें टोटल 5 पार्टनर हैं, टोटल 5 पार्टनर हैं, और कोई कंपनी गई उसके पास कि सर आए आप हमारा ऑडिट कर दें, और उसमें मेजोरिटी जो ऑडिटर थे, जो मेजोरिटी ऑडिटर थे वो क्वालिफाइड कर रहे थे उसका ऑडिटर बनने के लिए। कहता है कि ए फर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग पार्टनर, जिनको आपको पता है कि जिनको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिला हो आई कैंप की तरफ से, आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट शेल बी अपॉइंटेड, यानी कि वो क्वालिफाइड हैं, वो अपॉइंट हो सकते हैं। यानी कि 5 वहां पे पार्टनर हैं, 5 में से कम 3 के पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस हो आई कैंप की तरफ से, और वो क्वालिफाइड भी हो उसके ऑडिटर बनने के लिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये जो फर्म होगी ये अपने नाम से भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। यानी कि मान लो कि इसका नाम है केपीएमजी, तो ये अपने केपीएमजी नाम से भी अपॉइंट हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर इस तरह का सिचुएशन ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, जो जो बंदा जिसको हम भेज रहे हो वहां पे वो बंदे के नाम पे अपॉइंट किया जाएगा ऑडिटर, ना कि पूरी फर्म के नाम पे। लेकिन अगर कोई ऐसी फर्म हो जिसके मेजोरिटी, अगर 3 पार्टनर हैं तो कम से कम 2 के पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस हो और वो उसके लिए क्वालिफाइड हो उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए, तो वो फर्म अपने नाम पर उसकी ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है। और मोस्टली कंपनीज ऐसे ही होती हैं, यानी कि जब आप देखेंगे कुछ, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वैसे तो आप खुद भी जाके गूगल से ले सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन अगर होगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो कुछ उसको देख लेंगे, क्योंकि आगे जाके हमने जब रिपोर्ट पढ़नी है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने देखना है, क्योंकि उसमें रिपोर्ट को देखना है सादा अल्फाज में। ले बेटा, इंतहाई अहम टॉपिक आ गया, बड़ा गौर करने की जरूरत है। 1-2 दिन लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंतहाई अहम है मेरे बच्चे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ये वाला एरिया है जहां से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आते हैं आपकी तरफ से। बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से लोग हैं जो किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। तो मेरे बच्चे अज्यूम कर ले, वो कहता है कि ये कंपनी है, ये सीएफई लिमिटेड के नाम से कंपनी है। अच्छा, अगर नाम मैंने सीएफई लिमिटेड इस तरह लिखा हो, ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक? पक्की बात, प्राइवेट नहीं है? हाँ, क्योंकि नाम लिखने का हमने तरीकाकार सीख लिया। और ये पब्लिक लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर देखें, अगर हाँ स्टेटमेंट में बताएगा कि भाई ये लिस्टेड है कि नहीं, अगर नहीं तो मेरे बच्चे अगर खाली मैंने लफ्ज बोला सीएफई लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनलिस्टेड है। खैर मेरे बच्चे, अगर इस कंपनी में देखो एम्प्लॉइज भी हैं, ऑफिसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, अगर हमारी कंपनी के अंदर इस सीएफई के अंदर एक डायरेक्टर है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो लॉ कहता है कि ये बंदा इसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। यानी कि होता है ना कि हमें पता चला हमारा एक डायरेक्टर है, उसने प्रैक्टिस लाइसेंस भी ले रखा है, वो ऑडिट भी कर सकता है, लेकिन वो हमारी ही कंपनी का डायरेक्टर है तो अपनी ही कंपनी को वो ऑडिट नहीं कर सकता। लॉ ने मना कर दिया कि आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस भी हो, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके बाद कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय, कोशिश की उन्होंने सारी कवर कर दो कि इस कंपनी में सादा अल्फाज में काम करने वाला कोई भी बंदा, देखो चाहे वो जो हमने बचपन में डिस्कस किया करते थे, ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव लेवल है, एक मैनेजरियल लेवल है, एक ऑपरेशनल लेवल है। इस तरह की बातें आप आई2 में डिस्कस किया करते थे। तो मेरे बच्चे उसने तीनों लेवल्स को कवर कर दिया कि तीनों लेवल में कोई भी बंदा किसी भी ओहदे पे काम करने वाला, चाहे देखो एम्प्लॉय तो यहाँ पे कोई भी है, चाहे वो वैसे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो गेट पर बैठा हुआ बंदा, अगर वो भी सीए क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके पास भी प्रैक्टिस का लाइसेंस है, तो वो एम्प्लॉय तो है। क्या वो ऑडिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसने देखो ब्रॉडर डेफिनेशन दे दी इसकी। कहता है इस कंपनी का जिनके अगर सीएफई की बात करें, सीएफई का ही कोई एम्प्लॉय, कोई ऑफिसर या डायरेक्टर इनके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस भी हो, उसके बावजूद ये इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। वैसे भी जाहिर बात है वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। आपको लग रहा है ये बंदा इंडिपेंडेंट होगा, तो उससे भी ये सेंस बनती है कि भाई अच्छा किया, इनको मना कर दिया। अच्छा, ये सिर्फ इन्हीं को मना नहीं किया, इन्होंने कहा कि अगर कोई और बंदा इनका एम्प्लॉय हो,
या इनका किसी और बिजनेस में पार्टनर हो। देखो ये लोग यहाँ पे भी ऑफिसर है, एम्प्लॉई हैं, डायरेक्टर हैं, हो सकता है इनका कोई और कारोबार भी हो, और उस कारोबार के अंदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता हो, और उसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस भी हो। हम कहते हैं कि भैया हमने अपनी कंपनी का ऑडिट कराना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराना है, तो हमें कोई बंदा चाहिए, हम कोई ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो हमारा डायरेक्टर बोला यार मेरी वो एक शॉप है, उस शॉप पे माशाल्लाह हमारा जो अकाउंटेंट है, सीएफओ है, शॉप ना कहें उसको, स्टोर कह दें कोई बड़े वाला, ये शॉप पे सीएफओ थोड़ा सा एक अच्छा जिसकी एक चेन है स्टोर्स की, यूरो शोरो इस तरह के, क्योंकि अल्फाज जरा मुनासिब होने चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, हालांकि हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता लेकिन फिर भी, तो मेरे बच्चे तो होना क्या चाहिए, वो कहता है कि वहां पे मेरा एक स्टोर है, उस स्टोर के अंदर एक सीएफओ है, और सीएफओ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे ऑडिट करवा लेते हैं। तो लॉ ने मना कर दिया कि भैया इन लोगों का, ये जिन लोगों को हमने यहाँ पे मना किया है, इन लोगों का आगे कोई और एम्प्लॉय हो, किसी और कारोबार में इनका कोई भी धंधा हो, उसमें कोई एम्प्लॉय हो और वो सीए हो, और उसके पास प्रैक्टिस का वो भी नहीं कर सकता, या इनका किसी और बिजनेस में पार्टनर हो, ये कहीं और भी जाके कोई कारोबार करते हैं और उस कारोबार में इनका कोई पार्टनर बैठा हो, वो पार्टनर सीए क्वालिफाइड हो, तो मेरे बच्चे प्रैक्टिस के लाइसेंस के बावजूद वो बंदा इसका ऑडिट नहीं कर सकता। यानी कि हमने इन लोगों को भी मना कर दिया, आगे इन लोगों के एम्प्लॉयज और पार्टनर्स को भी मना कर दिया। बड़े गौर से देखना है, वो जिस तरह ताल्लुक बनाएगा ना वहां पे सिनेरियो के अंदर, तो ये चीजें मेरे बच्चे वो उसको अखज करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे गौर खौफ से आपने पढ़ा होगा तो तभी ये चीजें समझ सकेंगे आप। और उसके बाद देखें, अभी तक हमने डिस्कस किया इसी अपनी ही, यानी कि अगर हम सीएफई की बात करें तो इसकी, इसका अपना डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉई वो उसके ऑडिटर नहीं बन सकते, चाहे वो बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो इस कंपनी में एम्प्लॉई हैं, तो हालांकि होते तो ये सारे एम्प्लॉई हैं। उसके बाद इन लोगों के आगे मजीद एम्प्लॉइज हों, इनका कोई और कारोबार हो उसमें एम्प्लॉई हो, या ये लोग कोई और कारोबार करते हैं उस कारोबार के अंदर इनका कोई पार्टनर हो, वो भी मेरे बच्चे इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो डायरेक्टर है, देखो यहाँ पे उसने अल्फाज थोड़े से उसे रखें, गौर से रखें। उसने कहा कि हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका स्पाउस, उसने यहाँ पे ऑफिसर और एम्प्लॉय को निकाल दिया। अब पेपर में थोड़ा सा गौर करना है, वो कहेगा अगर कोई फलाना बंदा हमारे एचआर का मैनेजर है, उसका जो स्पाउस है वो किसी वो मान लो कि उसकी फर्म है, तो हम उसको ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मना डायरेक्टर के स्पाउस को किया है, ऑफिसर और एम्प्लॉय के स्पाउस को नहीं किया। तो इसलिए मेरे बच्चे हमने गौर करनी है, जहां पे देखो कानून का एक एक लफ्ज हमने वैसे ही मानना है जैसे उसने कह दिया। और कल जब वो सिनेरियो देगा, हम पहले सिनेरियो पे वो लिखेंगे, कानून लिखेंगे ना, भाई डायरेक्टर के स्पाउस को मना किया गया है कि वो आपकी कंपनी में आकर ऑडिटर नहीं बन सकता, लेकिन ऑफिसर और एम्प्लॉय के स्पाउस को तो कहीं मना ही नहीं किया, क्योंकि अगर इसका मतलब उसको डिस्टिंक्शन कर रहा है ऑफिसर और एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि उसने पहले पॉइंट के अंदर तीनों के अलग अलग नाम बोले हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, ये लोग ऑडिट। तो जब इस तीसरे पॉइंट को बताया, उसने कहा कि जो डायरेक्टर का स्पाउस होगा वो आप, हाँ आगे जाके हम पढ़ेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए कि नहीं, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता फिर उसमें क्या थ्रेट्स होंगी, वो हम जाके चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे कि अगर सर वो तो फिर जानने वाला होगा, है डायरेक्टर का स्पाउस आके ऑडिट करना कर रहा है, तो जाहिर बात है वो तो डायरेक्टर का ख्याल रखेगा, वो इंडिपेंडेंट वाला, सॉरी, अगर इफ ऑफिसर हो कोई और उसका सपोज, डायरेक्टर का तो हो ही नहीं ना सकता, वो तो कंपनी एक्ट ने मना कर दिया, अगर कोई ऑफिसर हो उसका सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और वो आके ऑडिट कर रहा हो, तो सर वो तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं वो, फिर वहां पे हमने कुछ और चीजों को देखेंगे कि वो जो ऑफिसर है वो किस ओहदे का ऑफिसर है, और वो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ किस तरह का ताल्लुक है, और उसके बाद मान लो कि इस बंदे को अवॉइड करना चाहिए या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसकी डिटेल हम जाकर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। फिलहाल यहाँ पे जरा देखिए, अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस की कि हमारी ही कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय वो ऑडिटर नहीं बन सकता, और उसके बाद इन लोगों का आगे कोई पार्टनर हो या कोई एम्प्लॉय हो वो भी नहीं बन सकता, और हमारे कंपनी के डायरेक्टर का स्पाउस, और स्पाउस का तो आपको पता है, अगर कोई डायरेक्टर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, अगर कोई डायरेक्टर मेल है तो उसकी वाइफ, वो मेरे से उसका ऑडिटर नहीं बन सकती। उसके बाद अगर कोई बंदा हमारी कंपनी का मकरूज, इंडेप्टेड हो, तो मेरे बच्चे वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। यहाँ पे उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया, और यहाँ पे जब हम इसको रीड करेंगे वहां पे कुछ और छोटी छोटी चीजें भी हैं, बड़ी छोटी छोटी बड़ी अहम चीजें हैं, उसको भी हमें हम देखेंगे। फिलहाल इसको जरा देखिएगा, अगर कोई बंदा हमारी कंपनी का मकरूज है, इसकी दो एक्सेप्शन भी है, वो भी अभी हम देखेंगे कि दो उन लोगों को निकाल दिया उन्होंने। चलें खैर उसको जब रीड करेंगे फिर हम देखेंगे, तो बस अभी इतना दिमाग में रखें, अगर कोई बंदा हमारी ही कंपनी का मकरूज हो, इनके सीएफई, और अज्यूम कर लें कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं, और आपने कहा हुआ कि सर हम फीस जमा करवाएंगे जाके 2 साल के बाद, और आप उस दौरान क्वालिफाई भी हो गए, आप सीएफई के मकरूज हैं, आपने सीएफई को भी पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब क्या आप ऑडिटर बन सकते हैं? फिलहाल यहाँ पे बना कर दिया, आगे एक्सेप्शन देखेंगे कि कौन बन सकता है, मकरूज होने के बावजूद कौन बन सकता है। तो ऐसा बंदा जो कंपनी का मकरूज हो, कर्जदार हो, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता।
और उसके बाद मेरे बच्चे अगर यहाँ पे एक इस तरह का सिनेरियो होगा, किसी और बंदे ने, मान ले कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने इस कंपनी से उधार लिया हुआ, कोई मिस्टर ए है उसने हमारी कंपनी से उधार लिया हुआ, और कोई मिस्टर बी है, इस मिस्टर बी ने इसके उधार की गारंटी दी है कंपनी को कहा कि सर आप उधार दे दो मिस्टर ए को, मिस्टर ए पैसे आपको वापस कर देगा, अगर मिस्टर ए पैसे वापस नहीं करेगा तो मिस्टर बी कह रहा है मैं वापस कर दूंगा। ये जो इस तरह गारंटियां देता लोगों की, इस कंपनी को जिसने गारंटी दे रखी हो किसी और के कर्ज की, वो बंदा भी हमारी कंपनी में ऑडिटर नहीं। देखो कर्जदार तो बन ही नहीं ना सकता, उसको तो मना कर दिया उसने कहा कि अगर किसी बंदे ने गारंटी दे रखी हो, उसने डायरेक्टली कर्जा नहीं लिया, लेकिन अगर कोई और बंदा हमारी कंपनी का मकरूज है और इसने, जैसे आप हमारी कंपनी के मकरूज हैं और बच्चों ने गारंटी दे रखी है, आप तो मकरूज होने की वजह से ऑडिटर नहीं बन सकते, बच्चे भी नहीं बन सकते, क्योंकि इन्होंने आपके कर्ज की गारंटी दे रखी है। तो ना तो मकरूज और ना ही उस मकरूज का कोई और गारंट है। उसके बाद मेरे बच्चे वो कहता कि अगर किसी बंदे का हमारे कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप, तो वो बंदा भी कोई बिजनेस रिलेशनशिप, अभी हम देखेंगे वो बिजनेस रिलेशनशिप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा होगा, तो फिर भी वो हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। सारी बात है मेरे बच्चे, एक दूसरे के साथ हम कारोबार कर रहे हैं और एक दूसरे का हम ऑडिट भी कर रहे हैं, ये तो अजीब सी बात होगी। और उसके बाद कहता है कि अगर कोई बंदा फ्रॉड में कन्विक्टेड हो, यहाँ पे लफ्ज सिर्फ फ्रॉड है, इसके अलावा और भी बड़े सारे क्राइम, उसने उन क्राइम्स का जिक्र नहीं किया, अगर पेपर में किसी और क्राइम का जिक्र कर दे इट्स ओके है, अल्लाह माफ करे वो कहेगा किसी बंदे ने किसी का कत्ल कर रखा है, क्या वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि लॉ ने मना नहीं किया, लॉ ने सिर्फ फ्रॉडियो को मना किया है कि अगर कोई फ्रॉडिया और उसको भी फ्रॉड पे सजा हो चुकी हो, इल्जाम ना हो, उसका जुर्म साबित हो चुका हो और वो कन्विक्टेड हो, और उसको अभी उसमें सजा, उस फ्रॉड के अंदर सजा मिले हुए 10 साल ना गुजरे हैं, यानी कि जब 10 साल गुजर जाएंगे उसके बाद हम दोबारा उसको कहेंगे अब ये फ्रॉडिया दोबारा से ऑडिट कर सकता है, तो शायद इंसान बन गया हो। तो इसलिए मेरे बच्चे कन्विक्टेड होने के 10 साल के अंदर अंदर, यानी कि आज मैं अगर किसी फ्रॉड में कन्विक्ट हो जाता हूं तो अगले 10 साल तक मैं किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। हाँ, 10 साल गुजरने के बाद अगेन ऑडिटर बन सकता हूं। ले बेटा, उसके बाद कहता कोई कंपनी हमारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और ऑडिट करना लिमिटेड लायबिलिटी के साथ अलाउ नहीं होता। कानून है कि वो कहता है कि वही बंदा आपका ऑडिट करेगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। देखो भैया, आपने आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है और आपकी दी हुई रिपोर्ट के ऊपर बड़े सारे लोग हैं रिलाई करेंगे, यूजर उसको यूज करते हुए, एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होगा जो आपकी इस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, एक बैंक होगा जो इस कंपनी को लोन देगा, जो कंपनी का ऑलरेडी शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, शायद वो इसी रिपोर्ट की बेस पे मजीद शेयर खरीद रहे होंगे, तो बड़े सारे लोग अपना स्टेक लगा रहे होंगे आपकी रिपोर्ट के ऊपर। ये ना हो कि आपने कंपनी के साथ साजबाज करके गलत रिपोर्ट दी थी और उन सारे लोगों का बेचारों का नुकसान हो जाए। तो हम चाहते हैं कि कल अगर आपकी रिपोर्ट पे भरोसा करके, क्योंकि आप भरोसे वाला काम कर रहे हो और भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, तो आपकी रिपोर्ट पे भरोसा करके इन्वेस्ट करें और आप चुप करके मान लो कि पैसे लेके साइड पे हो जाएं और कल कंपनी डूब जाए और उन बेचारों का पैसा डूब जाए, तो हमने कहा कि भाई आप भी फिर जिम्मेदार होंगे। वो कहेगा, फिर वो उसने कहना मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, जो पैसे रिकवर करने हैं वो कंपनी से रिकवर कर लो। तो कंपनी में तो क्या होगा, एक टेबल पड़ा होगा, एक छोटा सा एसी लगा होगा, वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब मौजे हैं। तो इसलिए कानून ने वैसे ही मना कर दिया, भैया ऑडिटर की कभी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती। अगर आपने लायबिलिटी लिमिट करने के चक्कर में कंपनी बना ली तो आप मेरे बच्चे किसी कंपनी का ऑडिट कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि कंपनी को, कॉर्पोरेशन को किसी कंपनी का ऑडिट करने की इजाजत नहीं है। उसके बाद जहां पे कहीं और मेरे बच्चे हमारा जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोड ऑफ एथिक्स है, आई कैप ने जो दे रखे हैं, तो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक अगर किसी को मना कर दिया गया तो वो भी मेरे बच्चे यहाँ पे उन्होंने उसको भी कवर कर दिया कि जो कोड ऑफ एथिक्स जिसको मना कर दें कि ये बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता, तो फिर वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके बाद मेरे बच्चे ये बड़ा अहम पॉइंट है, हमारी जो कंपनी के कुछ बड़े हैं, या ये कह लें कि हमारी कंपनी के या ये शेयर होल्डर के लिहाज से मेरे बच्चे बड़े, तो ये वाला मामला हो गया हमारी कंपनी के शेयर होल्डर, यानी कि वो बंदा जो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर हो, वो बंदा भी हमारी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे, वो ये वाला है, शेयर होल्डिंग वाला सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो सिनेरियोज हमें मिलेंगे वो शेयर होल्डिंग की बेस पे मिलेंगे कि फलाना बंदा है, उसके हमारी कंपनी में शेयर्स हैं, उसके या उसके स्पाउस के या माइनर चिल्ड्रन के। यहाँ पे हमने देखना है वो कौन कौन से लोग हैं जिसको वो कवर करेगा। किसी और के पास होंगे तो कुछ और मामला है। अगर एक बंदा है, उसके मान लो कि उसके बड़े बच्चे के पास सीएफई के शेयर्स हैं, क्या वो ऑडिट कर सकता है? यहाँ पे हम देखेंगे उस बात को। तो मेरे बच्चे ये शेयर होल्डिंग वाला, और उसके बाद मेरे बच्चे ये इंडेप्टेडनेस वाला, ये बड़ा अहम मामला है। और बाकी तो चलें जो भी है, लेकिन ये 2-3 केसेस मेरे बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेटा आप इसको जरा थोड़ा सा गौर करके हमने रीड करना है, बड़े गौर से, बड़े ही गौर से, एक एक अल्फाज पे गौर करनी है मेरे बच्चे। इसको मेरा ख्याल है कि आपने हर हफ्ते में एक दफा लाजमी रीड किया करना है, ताकि कोई चीज आपको भूले ना, क्योंकि लॉ है,
ये भूल जाता है, इसके लिए रट्टा भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन समझ के रट्टा लगाने का ही फायदा होता है मेरे बच्चे। कहता है कि नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, ए पर्सन हु इज आर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 3 years। अब इस साथ उसने चले ये भी बता दिया कि आज या पिछले 3 सालों में अगर कोई बंदा हमारी कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर या इंप्लॉई ऑफ द कंपनी रहा हो, वो बंदा हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अब जरा देखिएगा मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो सीएफई में एक मिस्टर ए है, आज के दिन के ऊपर वो इंप्लॉई है, और इस इंप्लॉई की आगे, इस इंप्लॉई की आगे मान लो कि एक फर्म भी है, और उस फर्म में एक मिस्टर बी इस मिस्टर ए का पार्टनर भी है। भैया आज के दिन के ऊपर मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और जारी बात है उनकी फर्म है, मिस्टर बी भी उनके साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीएफई ने कहा कि ऐसा करते हैं, ये मिस्टर ए से ऑडिट करवा लेते हैं। किसी ने कहा कि भैया मिस्टर ए तो हमारा एम्प्लॉई है, हमने कहा काम खराब हो गया। मिस्टर ए ने आगे कहा कि सर मुबारक हो, मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मैं आज के बाद आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल है कल आप सोचिएगा, कल आप मुझे ऑडिटर अपॉइंट करने की कोशिश कर लीजिएगा, कर ले। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी कमाल की बात होगी। इन्होंने कहा कि कल हम क्या कर लेंगे, आज आप रिजाइन कर दो, कल हम आपको ऑडिटर करते। यार अभी भी आप जैसे ही रिजाइन करोगे हम क्या करेंगे आपको ऑडिटर, क्योंकि आप एम्प्लॉय हमारे नहीं रहे, हम आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। कानून बीच में आ गया, उसने कहा कि भाई आज ये बंदा जो आपका एम्प्लॉय है आज भी ऑडिटर नहीं बन सकता, और जब वो आपका एम्प्लॉय नहीं रहेगा उसके 3 साल के अंदर भी आपका ऑडिटर नहीं बन सकता। हाँ 3 साल के बाद ये दोबारा से ऑडिटर बन सकता है। अब यहां तक की तो बात सही होगी, यहां तक की बात तो आपने समझनी है, क्योंकि सिनेरियो अब वो ऐसे ही बनाएगा है। तो मिस्टर ए अगर आज एम्प्लॉय है या रिजाइन कर दे, अगले 3 साल तक हमारा ऑडिटर नहीं बन सकता। अब अगली बात होगी, इसने आज रिजाइन कर दिया है, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं रहा, तो जब तक तो एम्प्लॉय था, पहले तो इधर देखो, फिर कंपनी सोच रही थी अभी ये एम्प्लॉय है मिस्टर ए, कंपनी सोच रही थी ऐसा करते हैं मिस्टर बी को ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। क्या मिस्टर बी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्टर बी मिस्टर ए का पार्टनर है। उसने मना क्या रखा है कि हमारे जो एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर ऑफिसर, उनका आगे एम्प्लॉय और उनका पार्टनर वो ऑडिटर नहीं बन सकता। लो भैया आज इसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दी, इसने नौकरी छोड़ दी। अब कंपनी सोचे ये तो अगले 3 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकता, कंपनी सोचिए ऐसा करते हैं मिस्टर बी को ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं। अब तो अब जरा सोचे मेरे बच्चे, क्या मिस्टर बी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? क्योंकि कानून ने उस एम्प्लॉई डायरेक्टर ऑफिसर को अगले 3 साल मना किया है, तो जब वो रिजाइन कर दिया उन्होंने, हमारे एम्प्लॉई नहीं रहे, तो मेरे बच्चे आगे जो बंदे हैं मेरे बच्चे, वो बंदा ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, उसके लिए नहीं इस तरह का मामला। तो मेरे बच्चे अब ये बंदा, क्योंकि अब हमारे एम्प्लॉय का वो आगे एम्प्लॉय पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय ही नहीं रहा, और इसके लिए वो 3 साल की मुद्दत होगी, ये उसके पार्टनर या एम्प्लॉय के लिए 3 साल की मुद्दत कहीं नहीं लिखी है। तो इसलिए मेरे बच्चे इन चीजों को जरा थोड़ा सा गौर से देखना कि ये बंदा क्या होगा, मिस्टर बी क्या होगा, इसके लिए फौरन से एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन मिस्टर ए अगले 3 साल तक एलिजिबल नहीं होगा। कहता है पर्सन हु इज ए पार्टनर आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए डायरेक्टर ऑफिसर, वही बात मेरे बच्चे जो हमने ऊपर कवर कर ली, कि वो जो बंदा हमारा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हो आज या अगले 3 साल में, और इनका आगे पार्टनर ऑफिसर यानी कि सॉरी पर्सन हु इज ए पार्टनर, यानी कि पार्टनर हो एम्प्लॉय हो हमारे डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय का, यानी कि इन 3 लोगों का आगे कोई पार्टनर और एम्प्लॉय हो, वो भी हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन ये सिचुएशन भी याद रखेंगे आप। कहते हैं द सपोज ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, देखो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, वो ऊपर जब तीनों अल्फाज लहदा बोल रहा था, डायरेक्टर को, ऑफिसर, एम्प्लॉय को लहदा कर रहा था, और यहां पे उसने पॉइंट रखा सिर्फ डायरेक्टर, यानी कि जो डायरेक्टर का सपोज होगा वो हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब ऑफिसर और एम्प्लॉय का सपोज हमारी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, कहीं मना नहीं किया कानूनी तौर पे। हाँ इसकी हम इम्प्लीकेशन देखेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, उस कौन सी थ्रेट्स हो सकती हैं, वो हम डिटेल में जाके चैप्टर 13 के अंदर देखेंगे। उसके बाद ए पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, सादा तो एक तो हमने डिस्कस किया था, वो बंदा जो हमारी कंपनी का मकरूज हो, वो बंदा हमारी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। लेकिन मेरे बच्चे एक तो एक्सेप्शन यहां पर भी है, ये वाली, अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटी। लेकिन अगर किसी बंदे का काम ही मेरे बच्चे चले इस तरह कहने, अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारी कंपनी का मान लो कि मकरूज है, उसके अलावा अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरे बच्चे कैसे मकरूज हो सकता है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे पढ़ते हो, कोई यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, और हमारा तरीकाकार है कि हम क्या करते हैं कि कोई 2 साल का टाइम देते हैं, और तो मेरे बच्चे ये तो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, हमने आपको भी 2 साल का टाइम दिया कि भाई आप 2 साल के बाद पे कर दीजिएगा, तो मेरे बच्चे ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही कहलाएगा। तो अगर कोई बंदा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी आपका कारोबार है, उस कारोबार के अंदर वो आपका मकरूज है मेरे बच्चे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि रूटीन, जस्ट एग्जांपल चले इस तरह कर दो,
फीस तक का मामला तो सही है, ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमारी पॉलिसी है कि हम पॉलिसी को भी दिमाग में रखना है। हमारी पॉलिसी है कि हम क्या करते हैं, 2 साल के बाद बच्चों से फीस लेते हैं, मान लो, तो समझाने के लिए बात करें। या इस तरह कर लो, आप एक बैंक में गए और मेरे बच्चे आपने बैंक से उधार ले लिया। अगर आपने बैंक से उधार ले लिया तो भैया बैंक का तो काम है उधार देना, और लोग बैंक के मकरूज होते हैं। तो आपने बैंक से अगर उधार ले लिया तो ये तो आप जो मकरूज हैं बैंक के, वो किस में है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनका कारोबार है, वो लोगों को उधार देता है, जिस तरह लोगों को उधार देता है उसने आपको भी उधार दे दिया। तो मेरे बच्चे, लेकिन अगली एक और बात गौर करनी है, अगर वो लोगों को 15% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देता है और आपको उससे कम पे दिया है, तो ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। एक तो उसका कारोबार हो उस तरह का, यानी कि वो काम करना है, जैसे बैंक उधार देते हैं, आप बैंक के मकरूज हैं तो उसी बैंक के ऑडिटर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप मकरूज हैं तो मकरूज कैसे होने चाहिए? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसमें जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो भी आम लोगों की तरह आप पर अप्लाई हो, आपको कोई खुसूसी फेवर ना दी गई हो आउट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज। अगर आपके साथ कोई खुसूसी बर्ताव किया गया है तो फिर मेरे बच्चे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो बैंकों के मेरे बच्चे आप ऑडिटर बन सकते हैं। लेकिन इधर आइएगा जरा, सीएफई भी एक कंपनी है, और सीएफई क्या करता है, यहाँ पे कंपनी बना के हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सीए करवा रहे हैं। आप यहाँ पे आए और आपने कहा कि सर 2 लाख रुपया उधार दे दो, सीएफई से 2 लाख रुपया उधार ले लिया। तो मेरे बच्चे मान लो कि 10% इंटरेस्ट के ऊपर सीएफई उधार देता, आपको भी 10% देता नहीं है, उस तरह का कारोबार नहीं है इसका। लेकिन अगर कोई उधार ले ले तो 10% इंटरेस्ट के ऊपर उधार देता, आपको भी 10% इंटरेस्ट के ऊपर उधार दे दिया, लेकिन कारोबार नहीं, कोई मांगने आ भी जाए इस तरह। चलो मान लो कर्जा कर्जे हंसना कर लो यार, गोली मारो, इंटरेस्ट का काम ही ना करो। तो हमने क्या किया, आपको कर्जे हंसना दे दी, क्या अब आप सीएफई के ऑडिटर बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा काम ही नहीं है उधार देना है, जिस कंपनी का काम उधार देना है ही नहीं, अगर आप उसके मकरूज हैं, उससे उधार लेके बैठे होंगे, तो मेरे बच्चे ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। अब आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। इसको बड़े, ये अल्फाज मेरे बच्चे बड़े गौर से वो करना है, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो मेरे बच्चे फिर वो सही से आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी, तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी का इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मकरूज है तो फिर भी वो उसका ऑडिटर बन सकता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ना हो, अगर कोई बंदा मकरूज है, साथ उसने निकाल दिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसमें दिमाग में रखिएगा बैंकों का काम है उधार देना। अगर बैंकों से आप उधार लेके बैठे हो तो इट्स ओके, आप उसके ऑडिटर बन सकते हो। लेकिन फिर आगे बैंक ने जो उधार दिया है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन जो बचपन में आप पढ़ा करते थे, प्राइम वाला सलूक ही आपके साथ किया। आगे उसने मजीद एक चीज एक्सेप्शन दे दी, द फॉलोइंग पर्सन विल नॉट बी डीम्ड टू बी इंडेप्टेड, अगरचे ये मकरूज है। देखो एक्सेप्शन का मतलब भी क्या होता है, अगरचे ये चीज है इसके अंदर, लेकिन हम खुद इसको निकाल रहे हैं। जैसे बचपन में के अंदर अगर आपको याद हो, आपने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिन्होंने सीलो पढ़ा हुआ, तो बॉडी कॉर्पोरेट में जब उसने डेफिनेशन पढ़ाई थी तो आगे 2 को उसने निकाल दिया था, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और जिसको कंसर्न मिनिस्टर कहते हैं। इसका मतलब वो भी थे, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि ये है मकरूज, लेकिन हम खुद इसको निकाल रहे हैं। तो आप बस इसको कंसिडर कर लो कि अगर इस तरह के मकरूज हों उसके बावजूद आप ऑडिटर बन सकते हैं। अब वो क्या है, कहते हैं पर्सन हु ऑफ द सम ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन रुपीज टू ए क्रेडिट कार्ड इश्यूअर। कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर की जैसे होता है ना, बैंक है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी देते हैं और आप बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड की मद में अगर आप मकरूज हैं 1 मिलियन तक, नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, तो मेरे बच्चे आप मकरूज कंसिडर नहीं हो, यानी कि आपने बैंक से लोन लिया हो और ये, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, लेकिन उसने क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट है वो 1 मिलियन तक रखी है। तो कहते हैं 1 मिलियन तक हम मकरूज नहीं समझे। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, और आपके पास एचबीएल का वो है, क्रेडिट कार्ड है, और आपने 11 लाख रुपया मान लो कि मकरूज है उस क्रेडिट कार्ड की मद में बैंक के, तो आप उसका ऑडिटर नहीं बन सकते। याद रखोगे इस बात को। तो अब अगली बात, अब आई कैप तो इतना अच्छा है नहीं है, वो जो सिनेरियो देता है आपको, वो किस तरह सिनेरियो देगा, वो कहेगा एक फर्म है उसमें 4 पार्टनर है, मिस्टर ए बी सी और डी, ये 4 पार्टनर है, चारों के पास एचबीएल के क्रेडिट कार्ड। एक बंदा 6 लाख रुपए का, एक 4 लाख का, एक 9 लाख का, एक 8 लाख का उसका क्रेडिट कार्ड के मद में मकरूज। अब बताओ क्या ये लोग उस एचबीएल का ऑडिटर बन सकते हैं, या ये फर्म ऑडिटर बन सकती है उसका? है? हाँ, अब देखो देखो ये है तो वैसे बेशर्मी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे उसने कोई नंबर ऑफ पार्टनर्स का जिक्र नहीं किया था। इसका मतलब कानून को हम जैसे हो वैसे ही पढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि हर पार्टनर, सब पार्टनर्स का हम कलेक्टिवली देखेंगे, कई लफ्ज बोला ही नहीं।
इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 मिलियन की लिमिट है हर पार्टनर की आपने इंडिविजुअली देख ली, सबको मिला के नहीं देखेंगे, जमा नहीं करेंगे उसको। यानी कि अगर हर पार्टनर वो 1 मिलियन से 1 मिलियन तक ही मकरूज है, 1 मिलियन तक भी हो, इट्स ओके, नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, यानी कि अल्फाज क्या है, मनी नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन से एक्सीड ना करे, 1 मिलियन तक अगर कोई बंदा मकरूज है, इट्स ओके। यानी कि अगर चले मान लो ये 9 मिलियन वाला नहीं बल्कि 1 मिलियन 9 लाख था, वो 1 मिलियन तक ही है, ये इसने 10 लाख रुपया मान लो कि यूज किया हो, तो ये ऑडिटर बन सकते हैं, क्योंकि हमने जो वो देखना है वो इंडिविजुअली उसके ऑडिटर के लिहाज से देखना है, सबको कलेक्टिव नहीं देखना है, जमा नहीं करना आपने इसको, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे एक ऑडिटर के लिहाज से लिख रखा है कि एक ऑडिटर, उसकी जो लिमिट है अगर वो 1 मिलियन तक मकरूज है क्रेडिट कार्ड की मद में, तो वो मकरूज कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड की मद में 1 मिलियन से ज्यादा, चाहे वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है बैंक के, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड की मद में 1 मिलियन से कोई भी पार्टनर इंक्रीज कर गया, तो मेरे बच्चे फिर वो फर्म अपॉइंट नहीं हो सकती, पूरी फर्म ही नहीं हो सकेगी। आगे जाके हम देखेंगे, जब एक बंदा किसी कंपनी का किसी फर्म का किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो उसकी पूरी फर्म ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है, यानी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये असूल होगा, आगे जाके हम देखेंगे। अगर एक हो गया, हम कहेंगे ये तो एक नहीं कर सकता, चलो मान लो कि उसकी 11 लाख है, ये नहीं कर सकता, बाकी 3 तो कर सकते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं, एक डिस्क्वालीफाई हो गया तो पूरी की पूरी फर्म ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। खैर, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड वाला मामला याद आ गया, इसको कलेक्टिव नहीं देखना, अलग अलग हर एक बंदे हर पार्टनर के लिहाज से देखना। उसके बाद कहता है कि पर्सन हु ऑव्स ए सम टू ए यूटिलिटी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अनपेड ड्यूज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। यानी कि अगर आप यूटिलिटी कंपनीज की हम बात कर लें, जो यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं आपको, बिजली, गैस, पानी, तो इस तरह की जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, अगर आप इनके मकरूज हैं और इनके बिल पे ना किए, यानी कि इनके बिल 3 महीनों तक 90 डेज तक अगर वो ड्यू हैं, तो इट्स ओके, आप मकरूज कंसिडर नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने वापडा का बिल पे नहीं किया पिछले 3 महीने का, 90 डेज का डेज है यहाँ पे, और वो जो भी हो, फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कई आपको पता है महीने 31 के भी होते हैं, अगर 31 के आगे तो 3 महीने तो मिला के मेरे बच्चे, वो अगर 91 डेज हो गए, वो तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे जो कर्ज की बात कर रहा है वो मकरूज होने की बात कर रहा हूँ, 90 डेज की बात कर रहा है, मंथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। याद है वो बचपन के अंदर जब हम सीलो पढ़ा करते थे, हमने वहां पे डिस्कस किया था 6 महीने तक का वो जो भी होगा वो दिनों में बताता है, 6 महीने से ऊपर का टाइम वो मंथ्स में या सालों में बताता। तो ये 6 महीने के अंदर का था, तो उसने क्या किया, उसको 90 डेज बता दी। तो 90 डेज और 90 डेज मतलब फिर 90 डेज है। यहाँ पे अगर उसने कभी पेपर के अंदर महीने भी बता दी है, अगर उसने खाली 3 महीने बताए, तो फिर तो हम अज्यूम कर लेंगे ये 3 महीने, हम अज्यूम करते हैं ये 90 डेज है, और ये अगर 90 डेज तक मकरूज है तो मकरूज कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर उसने महीने बता दिए, तो फिर आपने देखना, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च कर दिया उसने, तो मार्च 31 का, जनवरी 31 का, और वो कौन सा आ रहा है फरवरी वाला, तो 28 वाला, 29 वाला, उस लिहाज से आपने दिन काउंट करने हैं। तो उस लिहाज अगर वो 91 डेज हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मकरूज कंसिडर होगा। लेकिन अब कहता है कि यूटिलिटी कंपनी, अगर तो 90 दिनों तक आपने गैस का बिल पे नहीं किया, वो 90 दिनों तक का बिजली का पे नहीं किया, आप SNGPL या जो भी इस तरह की कंपनी है, वापडा शापडा, आप इनका ऑडिटर बन सकते हो। लेकिन अगर 90 दिन से ज्यादा का बिल पे नहीं किया हुआ, तो फिर आप उनका ऑडिटर नहीं बन सकते। तो इसको भी याद रखिएगा मेरे बच्चे। और यहाँ पे अगेन आपने क्या करना, एक फर्म है, उसके 4 पार्टनर हैं, चारों ने मान लो कि एक ने 1 महीने का बिल ड्यू है, एक की तरफ 60 दिनों का ड्यू है, एक की तरफ 90 दिनों का ड्यू है, और एक ही तरफ मान लो कि 100 दिनों का ड्यू है, तो फिर बताओ, फिर पूरी फर्म ही अपॉइंट नहीं हो सकती। एक डिस्क्वालीफाई हुआ तो सारे हो गए, वैसे अगर हम बात की। लेकिन अगर सारे मान लो कि कोई 1 महीना, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा कोई भी नहीं, तो फिर फर्म अपॉइंट हो सकती है। ये नहीं कि फिर आपने इसको जमा नहीं करना, जिस तरह ऊपर का असूल था। ये बेटा, ये भी काफी अहम, ये वाला कहता है कि पर्सन हु हैज गिवन ए गारंटी आर प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। अभी हमने डिस्कस किया था, मान लो CFE कंपनी, इसके पास एक मिस्टर ए आया, मिस्टर ए ने कहा कि सर मुझे उधार दे दो। CFE ने कहा कि सर हमें एतबार नहीं कि कल आप हमारा उधार वापस कर दोगे। इसने कहा कि एतबार के लिए मैं मिस्टर बी को कह दूं, मिस्टर बी आपको गारंटी दे देगा। CFE ने कहा कि ठीक हो गया, मिस्टर बी की गारंटी दिलवा दो, हम आपको लोन दे देंगे। यानी कि जो मकरूज होने जा रहा है वो मिस्टर ए है, जो कर्ज लेने जा रहा है। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी की कंपनी को गारंटी दिलवा दी कि सर आप गारंटी दे दो। तो मिस्टर बी ने क्या किया, गारंटी दे दी उसकी कि अगर मिस्टर ए पैसे वापस नहीं करेगा तो मिस्टर बी वापस कर देगा। अब मेरे बच्चे, मिस्टर बी अगरचे उस कंपनी का मकरूज डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना भी कर्ज लेने के बराबर ही होता है।
तो यहाँ पे अगर आपने किसी की गारंटी दे रखी हो और वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो, लेकिन अगर आपका कारोबार ही लोगों की गारंटियां देना है, ये कारोबार है आपका, तो फिर इट्स ओके है। यानी कि आपने कोई ऐसी कंपनी बना रखी है, कोई एजेंसी बना रखी है जो लोगों के इस तरह के मामला में मुआवनत करती है, उनकी गारंटी देती है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो आपका कारोबार नहीं है गारंटियां देना, तो फिर तो मेरे बच्चे मकरूज चाहे कोई और है, और अगर आपने उसके कर्ज की गारंटी दे रखी है और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो सीएफई आपको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने किसी और के बिहाफ पे गारंटी दे रखी है सीएफई को, तो हम मकरूज ही समझेंगे आपको यहाँ पे। लेकिन अगेन मेरे बच्चे इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो, अगर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इट्स ओके। Correct. Person who has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company other than in the ordinary course of, वही बात उसने ordinary course of business को यहाँ पे भी निकाल दी। अगर गारंटियां देना या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इनका कारोबार है, तो फिर ये ऑडिटर भी बन सकते हैं। और ये ऑडिटर बनने के ये याद रखना, साथ ये सीए हो, वो जो ऊपर की रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन वाली वो पूरी कर रहे हैं। पता चल गया कौन कौन बात है मेरे बच्चों। लिमिटेड कहते हैं पर्सन आर ए फर्म हु वेदर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वही बात मेरे बच्चे, अगर आपका बिजनेस के साथ कोई, उस कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, कहते हैं चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अब जरा पहले तो देखिएगा, अब यहाँ पे आई कैप सवाल कैसा कहता है, कहता है कि मान लीजिए सीएफई है और एक मिस्टर ए है, और मिस्टर ए मेरे बच्चे क्या करता है, वो उसकी डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स हैं, मैं आई कैप का सवाल ही आपके सामने रखता हूँ। उसकी डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स हैं, और वो क्या करता है, इन बिल्डिंग्स को रेंट पे देता है, उसका कारोबार है कि बिल्डिंग्स बना बना के वो लोगों को रेंट पे देता है। तो सीएफई मान लो कि एक बैंक है, सीएफई ने अपनी एक ब्रांच खोलनी थी, वो मिस्टर ए के पास गया और मिस्टर ए से उसने एक मान लो कि बिल्डिंग रेंट पे ले ली कि सर आप हमें बिल्डिंग रेंट पे दे दें ताकि हम यहाँ पे ब्रांच खोल सकें। तो उसने क्या कर दिया, उसको एक बिल्डिंग रेंट पे दे दी। तो उसके बाद अब ये सीएफई मिस्टर ए एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उसको ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही है, क्या मिस्टर ए सीएफई का ऑडिटर बन सकता है? तो हम कहेंगे यहाँ पे ये जो ताल्लुक है इनका, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये इनका रिलेशनशिप है। यानी कि जो बिजनेस कहता है कि फर्म आर ए पर्सन whether directly indirectly has a business relationship with the company other than in the ordinary course of business। भैया देखो, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स देखो, उसका काम है बिल्डिंग्स बना के रेंट पे देना, और जब वो दुनिया को रेंट पे दे रहा है तो बैंक ने भी उसको रेंट पे ले ली बिल्डिंग उससे, और बैंक ने क्या फिर उसको कह रहा है कि भाई आप क्या कर दो, हमारा ऑडिट भी कर दो, इट्स ओके, यहाँ ऑडिटर बन सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक है वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए मेरे बच्चे, मान लो कि मिस्टर ए की यहाँ पे लाहौर में एक बिल्डिंग है और उसका काम नहीं है बिल्डिंग रेंट पे देना, और ये जो सीएफई बैंक है उसने ये लाहौर वाली बिल्डिंग मिस्टर ए से रेंट पे ले रखी, मिस्टर ए का रेंट का काम नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो बैंक उसको कहता है मिस्टर ए को कि भैया आप हमारा ऑडिट कर दो, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये इनका बिजनेस रिलेशनशिप है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उनसे कमा रहा है, ये किसी और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हट के उनसे कमा रहा है। याद रखोगे, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो तो फिर कोई दिक्कत, यानी कि मान लो कि सीएफई कोकोमो बना के बेचता है और आप चॉकलेट के सप्लायर हो, आप जाहिर बात है कि आपका भी वो कारोबार है, आप क्या करते हो, चॉकलेट सप्लाई करते हो और सीएफई को भी चॉकलेट सप्लाई करते हो। तो यहाँ पे मेरे बच्चे अगर आप ऑडिटर पॉइंट हो रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आपके साथ जो ताल्लुक है वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन मेरे बच्चे वैसे बहरहाल इसको हम जाके वहां पे देखेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कि वहां पे हमें क्या कहा जाए। कहता है कि पर्सन हु हैज गिवन ए गारंटी, देखिए तो वही पॉइंट दोबारा, ये देखिए हम पीछे कहां तक पढ़ के आगे बोला, एफ तो जी पे। कहता है कि पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब है कोर्ट ने केस सुना और सजा दे चुका, यानी कि फैसला हो चुका बाय ए कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, और फैसला भी किसने किया है, कोर्ट ने। ये ना हो कि पूरा मोहल्ला उसको कह रहा हो तू फ्रॉडिया है? और ये मान लो कि मोहल्ले की निगाह में साबित शुदा फ्रॉडिया है, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? तो वहां पे मेरे बच्चे आपने कहना कि बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वो मोहल्ले की निगाह में फ्रॉडिया नहीं होना चाहिए, या बेगम उसको फ्रॉडिया मानती हो या कोई और घर का कोई बंदा उसको फ्रॉडिया मानता हो, मेरे बच्चे उसकी निगाह में नहीं, किसकी निगाह में है? लेकिन अगर कहेंगे सर वो तो बेगम को ही कोर्ट मानता है, तो फिर इससे भी मेरे बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमने कानून की निगाह में देखना है कि कोर्ट कौन है। कहता है कि पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड ए पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। और मेरे बच्चे ये अल्फाज गौर से कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड की बात हुई,
कि फ्रॉड के मद में अगर उसको सजा हो चुकी हो कोर्ट की तरफ से और सजा हुए अभी 10 साल ना गुजरे हो, यानी कि जिस दिन सजा हुई अगले 10 साल तक वो इनएलिजिबल है, डिसक्वालिफाइड है किसी भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। हाँ, जब 10 साल गुजरे इसी तरह वो सिनेरियो दे देगा। एक मिस्टर ए है, चलें ऐसा कर लें, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, एक मिस्टर नवाज है, उसको साल 2015 के अंदर मेरे बच्चे फ्रॉड की मद में सजा हुई, वो कोर्ट की तरफ से कन्विक्टेड हुआ था साल 2015 के अंदर। ये वैसे साल 2017 ही कर लो, जब हकीकत में हुआ था। लेफ्ट लाइक मिस्टर नवाज है और साल 2017 के अंदर कोर्ट की तरफ से ये कन्विक्टेड हुआ, पेनामा केसेस आए तो पता चला कि इसने फ्रॉड किया है, तो फ्रॉड की मद में ये कन्विक्टेड हुआ साल 2017 के अंदर। और आज हम साल 2025 में बैठे हुए मान लें और हम सोच रहे हैं कि मिस्टर नवाज को हम अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट कर लें, क्या कर सकते हैं? हाँ बोलेंगे सर अभी 10 साल नहीं गुजरे, अभी देखो सालों के लिहाज से तो हम नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो मजीद आगे महीना और उसकी तारीख भी बता देगा और फिर आगे अपॉइंटमेंट का दिन भी बता देगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि 10 साल पूरे हुए हैं या नहीं। कहता कि बॉडी कॉर्पोरेट जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था, किसी कंपनी का ऑडिट, किसी कंपनी का ऑडिट कोई और कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। कल इसकी रिपोर्ट पर वही बात मेरे बच्चे भरोसा करते हुए लोगों ने पैसा लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, तो ये ऑडिटर साहब क्या कहेंगे? वो कहेंगे ठीक है आप केस कर लो, लेकिन ऑडिट तो कंपनी ने किया था, आप केस पर, कंपनी खुद एक इंसान है, आप किस पे केस करेंगे? कंपनी के ऊपर। तो फिर कंपनी मेरे बच्चे जारी बात उसकी जो भी मामला होते हैं एसेट बेच के, और वो वहां पे लोगों का अरबों डूबा हो, यहाँ पे एसेट चंद टकों के हो, तो कम नुकसान है। But a person who is not eligible to act as auditor under the code of ethics as adopted by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and the Institute of, वही बात मेरे बच्चे, क्योंकि ये दोनों ऑडिटर बन सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिस कंपनी का भी बन सकता हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने जो कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट कर रखे हैं उसके तहत अगर कोई बंदा इनएलिजिबल हो गया वो यहाँ पे भी इनएलिजिबल ही कंसिडर हो। ए पर्सन आर हिज स्पाउस आर, ये मेरे बच्चे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो ज्यादा खतरनाक है ना मेरे बच्चे, वो ये वाला पॉइंट। तो आपको पता है कि एसोसिएट कंपनी मेरे बच्चे, आप जरा थोड़ा सा हमें पहले एसोसिएट कंपनी को मेरे बच्चे समझना है। याद है बचपन के अंदर हमने एसोसिएट कंपनी की सी लॉ के अंदर डेफिनेशन डिस्कस की थी मेरे बच्चे, एसोसिएट कंपनी कौन सी हुआ करती थी? वहां पे हमने डिस्कस किया था, अगर कोई मिस्टर ए किसी बिजनेस का ऑनर है और यही मिस्टर ए किसी और बिजनेस का भी ऑनर हो, तो ये दोनों बिजनेस आपस में, ये मिस्टर ए किसी बिजनेस का ऑनर है और ये मिस्टर ए किसी और बंदे के साथ किसी बिजनेस में पार्टनर है, तो ये दोनों बिजनेस भी एसोसिएट। अगर मिस्टर ए इस बिजनेस का ऑनर है और किसी और कंपनी में मिस्टर ए के 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो ये दोनों भी आपस में एसोसिएट, मतलब, और ये सारे भी आपस में एसोसिएट। अगर वो सारी बातें अगर आपको याद, यानी कि हमने डिस्कस किया था, अगर कोई बंदा किसी बिजनेस का ऑनर हो, वो किसी बिजनेस का पार्टनर हो या किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ऑन करता हो, और यही बंदा किसी और बिजनेस का ऑनर, पार्टनर या 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग, तो ये सारे आपस में क्या बन जाते थे? एसोसिएट। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर दो कंपनी अंडर सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल, जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर कोई कंपनी एच है, होल्डिंग है, और इसकी दो सब्सिडरी है, S1 और S2 दो सब्सिडरी हैं, तो मेरे अच्छे इन दोनों का जो मैनेजमेंट और कंट्रोल वो कंपनी एच के पास है, तो अंडर सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल होने की वजह से ये दोनों आपस में भी क्या है? एसोसिएट है, चाहे इनका वैसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये इसी तरह के सिनेरियो बनाएगा यहाँ, इसी तरह का सिनेरियो बना के देगा। और ये सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि उसके पास खेलने का जो वो है ना मार्जिन, वो इस उसके अंदर है, क्योंकि एसोसिएट का उसने नाम ले दिया, जब एसोसिएट का नाम लिया तो फिर उसमें वो एसोसिएट का एक ताल्लुक बना देगा। एक आपको आपको अपॉइंट किया जा रहा है ऑडिटर, S2 में आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, मिस्टर ए को हम S2 में ऑडिटर अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, और S2 की एक होल्डिंग है H, और उसकी एक, मान लो कि आगे होल्डिंग की एक सब्सिडरी है S1, S1 में जो मिस्टर ए है उसकी सपोज के शेयर्स हैं। अब बताएं आप S2 में ऑडिटर बन सकते हैं कि नहीं? तो हमें पता चलेगा ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट है, क्योंकि अंडर सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल। तो इसलिए मेरे बच्चे अजीब सा सिनेरियो इस तरह करके आपको दे देगा, जिसको समझना जारी बात है मेरे बच्चे, उसमें आपको
शायद जब तक आपका पेपर नहीं होता तो डेली के मेरा ख्याल है कि 7 बादाम या 5 बादाम कुछ ना कुछ तो है, कच्चा बादाम हो चाहे पका बादाम हो, लेकिन खाना तो पड़ेगा उसको। मेरे बच्चे मेरा ख्याल है कि हिम्मत करके खाया करो उसको। फिर वो कहते हैं कि छिलका उतार दो, छिलका समेत खा लो। मेरा ख्याल है कि हमारा दिमाग जो है वो बादाम के छिलके की तरह होता है, तो आई थिंक हमें छिलका भी खाना चाहिए। तो ऐसे ही होता है ना मेरे बच्चे, बादाम को भी देखना, उसका वो जो दिमाग निकालते हैं उसकी जो शक्ल है ऊपर वो थोड़ा सा रेड कलर का हल्का सा है उसमें, तो बादाम का ऊपर छिलका भी तो बिल्कुल वैसा ही होता है। मेरा ख्याल है कि उसको छिलके समेत खाना चाहिए ताकि वो सीधा बादाम जो है वो दिमाग पे असर करे। नहीं बेटा, तो ये समझ आ गई कि यहाँ पे होगा क्या, ये शेयर होल्डिंग के मामले में। तो हम डिस्कस कर रहे थे दो कंपनीज आपस में कब एसोसिएट होती है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया उस एक बंदे की वजह से, या दो कंपनी अंडर सेम मैनेजमेंट और कंट्रोल हो, या एक कंपनी होल्डिंग हो दूसरी उसकी सब्सिडरी हो, ये दोनों भी आपस में एसोसिएट। लेकिन अगली बात यहाँ पे आपने वो ताल्लुक भी दिमाग में रखने हैं जिनकी वजह से दो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं होती। क्योंकि बात का तो वो कहेगा इसी तरह का ताल्लुक दे देगा आपको, वो कहेगा फलाना जो मान लो ये मिस्टर ए, वो कहेगा एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इस कंपनी में डायरेक्टर है S2 में, ये कोई S2 कंपनी है, मिस्टर एक्स इसमें डायरेक्टर है, और मिस्टर एक्स S1 में भी डायरेक्टर है। अगर कोई एक बंदा दो कंपनी में डायरेक्टर हो तो ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट है। लेकिन फिर उसने कहा कि ये जो मिस्टर एक्स है ये कंपनी S1 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला ताल्लुक काउंट नहीं होता एसोसिएट के लिए, और ना ही गवर्नमेंट वाला काउंट होता है। अगर आपको याद, गवर्नमेंट वो जो गवर्नमेंट की डायरेक्टरशिप या गवर्नमेंट की तरफ से जो शेयर होल्डिंग होती थी, याद है ना, वो सारे के सारे गवर्नमेंट की डायरेक्टरशिप भी और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग भी। गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया था कि अगर मेरी तरफ से अगर कोई डायरेक्टर डोमिनेट हुआ, आपने उसको भी एसोसिएट के लिए ये चलो मिस्टर एक्स ये गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर है S1 के अंदर, और ये S2 में भी डायरेक्टर है अपनी हैसियत में, ये दोनों आपस में एसोसिएट नहीं, क्योंकि एक में गवर्नमेंट का नॉमिनी है। या फिर हमने डिस्कस किया था वो अगर एक NIT याद है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हमने ये एसोसिएट की डेफिनेशन आपने देखनी है वहां पे जाके, सीलो में एक दफा दोबारा देख लीजिएगा चाहे अगर किताब हो तो। NIT नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसकी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में भी 20% या उससे ज्यादा की, और इसमें भी 20% या उससे ज्यादा की। अगर एक बंदे की दो कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट है। लेकिन हमें पता है ये तो NIT है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये तो गवर्नमेंट का है, इस वजह से दो कंपनी आपस में। तो वो मेरे बच्चे की सारी बातें याद रखी आप। अब जरा वापस आए उसकी तरफ, कहता है कि पर्सन आर हिज स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन, अब ताल्लुक देखो कौन से रखो। CFE मिस्टर ए को कहता है कि सर आप हमारा ऑडिट कर दो, लेकिन पता चला कि CFE के शेयर्स हैं मिस्टर ए के पास, CFE के शेयर्स। कहता है कि पर्सन आर हिज स्पाउस आर माइनर चिल्ड्रन आर इन केस ऑफ ए फर्म ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म, यानी कि यहां पे उसने बात कर दी कोई भी पार्टनर, ऑल पार्टनर यानी कि सबके पास ही शेयर हो। एक फर्म है उसमें किसी एक पार्टनर के पास भी शेयर, मान लो कि हम सब लोग यहाँ पे CFE के पार्टनर हैं, और एक असाइनमेंट मिल रही है मुझे कि राणा साहब आए हमारे ऑडिट करते हैं, लेकिन पता चला कि हमारी फर्म में किसी बच्चे के पास उस फर्म के और वो भी कंपनी के शेयर्स भी हैं, तो मेरे से मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं। बेटा क्या कहता है कि पर्सन हिज स्पाउस या मैनेजर या इन केस ऑफ ए फर्म ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म हु होल्ड एनी शेयर्स का फिर ऊपर से बात, चाहे वो एक शेयर ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने जब एनी शेयर्स की बात कर दी तो एनी को दिमाग में रखना, who hold any shares of any of an audit client or any of its associated company, ये खतरनाक लफ्ज। अब तो देखिएगा मेरे बच्चे, तो CFE ने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए आए हमारा ऑडिट करने। पता चला मिस्टर ए के पास तो इस कंपनी के शेयर्स हैं, क्या मिस्टर ए इस कंपनी का ऑडिटर बन सकता है? अभी तक तो फिलहाल अभी हमने एक्सेप्शन नहीं पढ़ी, क्योंकि इसकी एक्सेप्शन भी हमने देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हम आंसर में ये लिखा करेंगे। हमने कभी भी इसका ये आंसर नहीं किया करना कि ये मिस्टर ए ऑडिटर नहीं बन सकता। पहले तरह इसको एक्सेप्शन को भी देखिए, कहता प्रोवाइडेड दैट इफ सच ए पर्सन होल्ड शेयर्स प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, यानी कि अगर आपको ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा हो किसी कंपनी में और आप उस कंपनी के शेयर्स अपॉइंटमेंट से पहले ही आपके पास हो, वेदर एज एन इंडिविजुअल आर ए पार्टनर इन ए फर्म, चाहे वो पार्टनर के तौर पे हो उस कंपनी के शेयर्स आपके पास, चाहे वो आप अपनी हैसियत में उस कंपनी के शेयर्स रखते हो, द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज ऑन हिज अपॉइंटमेंट, जब आपको अपॉइंट किया जा रहा होगा आप डिस्क्लोज करेंगे हो सर मैं तो आपका शेयर होल्डर हूं, एंड सच पर्सन शैल डिसइन्वेस्ट सच शेयर्स विदिन 90 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, और जब आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा तो उसके 90 दिन के अंदर फिर आप क्या करते हैं, उसके शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं।
तो फिर आप एलिजिबल। ये आपको 90 दिन, देखो मेरे बच्चे अभी आप इस सिचुएशन को दोबारा लेकर आओ। इस जगह जी ये ले बेटा, देखिएगा मिस्टर ए को सीएफई ने कहा कि सर आए हमारा ऑडिट कर दें। मिस्टर ए इंडिविजुअल हैसियत में ही प्रैक्टिस करता है। देखो मिस्टर ए के पास अभी सादा केस रखते हैं, मिस्टर ए के पास सीएफई के शेयर्स भी हैं, सीएफई के शेयर्स भी हैं, सीएफई लिमिटेड के शेयर्स भी हैं। अब आज के दिन के ऊपर आज 15 अक्टूबर होगी, 15 अक्टूबर को सीएफई ने कहा कि मिस्टर ए आए हमारा ऑडिट कर दें। तो मिस्टर ए ने कहा कि ठीक हो गया सर, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास तो आपके शेयर्स, तो मैं तो शेयर होल्डर हूं, जाहिर बात है मैं आपका ऑडिटर नहीं बन सकता लॉ की निगाह में। लेकिन साथ ही लॉ ने कह दिया कि भाई रुक मिस्टर ए, हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। मौका क्या है कि आज ये जो आपको अपॉइंट कर रहे हैं ना, आप इनकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इरादा ये हो कि ये जो आपके पास शेयर्स हैं, वो एक शेयर है, चाहे चाहे वो लाखों हैं, जितने भी शेयर्स हैं, आपने अगले 90 दिन के अंदर उनको डिस्पोज ऑफ कर देना। एक तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज भी करना, दो अल्फाज हैं, दोनों बताने हैं कि अगर जिस दिन वो कंपनी आपको अपॉइंट करने जा रही हो और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप उनको डिस्क्लोज करो कि मैं आपका शेयर होल्डर हूं, और फिर आपका इरादा हो, नियत हो कि अगले 90 दिन के अंदर मैं ये शेयर डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। आपको अपॉइंट कर लिया, आज के अपॉइंट तो आज ही हो गया ना 15 अक्टूबर को, 90 दिन अभी नहीं गुजरे और आप 90 दिन अभी नहीं गुजरे और आपने क्या कर दिया, शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। ओके, आपकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड थी। आज आपको अपॉइंट किया जा रहा है और आपने डिस्क्लोज कर दिया मेरे पास शेयर्स हैं, और 90 दिन गुजर गए, आपने शेयर्स बेचे ही नहीं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ये ऊपर के जितने भी पॉइंट है ना, ये ऊपर जितने भी आप डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ के आए हो, अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पर वो डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, बाद में वो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए, तो फिर भी मेरे बच्चे आप क्या हो जाओगे। जैसे मान लो आप सीएफसी के डायरेक्टर हो और एक और खातून है या कोई बंदा है, वो किसी फर्म का, मान लो अपनी फर्म चला रहा है और वो हमारा ऑडिटर है, सीएफसी का ऑडिटर है। अब मेरे बच्चे चलें वैसे ही कोई और वो बना लेते हैं दूसरा, क्योंकि भाई वो ताल्लुक बनाना है तो उसके लिए कोई और सिनेरियो ले लेते हैं, किसी और को फर्जी करेक्टर ले लेते हैं। तो मेरे बच्चे अब अज्यूम कर लें कि वो जो भी वो है पार्टनर है, अगर उसके सीएफई के किसी डायरेक्टर के साथ अगर उसकी शादी होगी, अब वो तो क्या हो जाएंगे, सपोज वाला ताल्लुक हो जाएगा, और वो बंदा क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहले कोई ताल्लुक नहीं था, वो एलिजिबल था। लेकिन अगर मान लो कि उस किसी फर्म की जो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फर्म का कोई एक पार्टनर, या वो एक ही अकेला ही वो प्रैक्टिस कर रहा था, अगर उसके इस सीएफई के किसी डायरेक्टर से मान लो कोई शादी ब्याह वाला मामला हो जाए, तो वो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखनी है आपने, ये नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, बाद में आ गई हो, तो फिर भी डिस्क्वालीफाई होगा, और वो क्या अराइज हो जाएगी, समझो कैजुअल वैकेंसी हो। लेकिन वहां पे, यहाँ पे कानून कहता है अगर डिसक्वालिफाइड पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करोगे, उसकी जगह पे अपॉइंटमेंट हमेशा एसएससी किया है। याद रखो इस बात को, चले खैर वो अल्फाज देखेंगे, डिसक्वालीफाइड पर्सन को अपॉइंट कर लिया या वो डिसक्वालीफाइड बाद में हो गया, लेकिन बात तो एक ही है। ले बेटा अब देखिएगा, मिस्टर ए सीएफई का शेयर होल्डर है और सीएफई मिस्टर ए को ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही है। क्या अपॉइंट हो सकता है? आपने कहना हो सकता है, नहीं से शुरू नहीं करना। हमने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता, हमने कहना हो सकता है अगर ये एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एक तो क्या करे, अपनी इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज कर दे, शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज कर दे, और दूसरा 90 दिनों के अंदर अपनी उस शेयर होल्डिंग को डिस्पोज ऑफ कर दे, तो फिर हो सकता है। लेकिन अगर 90 दिन गुजरे उसने ना डिस्पोज ऑफ किया, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, दोबारा से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बेटा अगली बात, मिस्टर ए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, और इसका सपोज मिस बी, उसके शेयर्स हैं सीएफई लिमिटेड, और सीएफई लिमिटेड मिस्टर ए को ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहा है। क्या सीएफई का ऑडिटर बन सकता है मिस्टर ए? अब लाइनें दोबारा पढ़ लो, पहले कानून पढ़ लो। कानून कहता है कि ए पर्सन, खुद, उसका स्पाउस और छोटा बच्चा, इसका मतलब बड़े बच्चे के पास भी शेयर्स होंगे कोई दिक्कत नहीं, भाई के पास शेयर्स होंगे कोई दिक्कत नहीं, वालिदैन के पास, यार ये सिर्फ आपने ये दो ताल्लुक दिमाग में रखने मेरे बच्चे, वो बंदा खुद, उसका स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, इसके अलावा किसी भी रिश्ते के पास शेयर्स होंगे,
ये बंदा अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017 उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड। हाँ, हम उसमें अलग देखेंगे, एथिक्स में अलग देखेंगे। अगर सामने मान लो कि एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं और इसका बाप उसका शेयर होल्डर है या बड़ा बच्चा उसका शेयर होल्डर है, तो हम वहां पे देखेंगे एथिक्स के मामले में कि इसको ये इंडिपेंडेंट हो रहेगा कि नहीं, या इसको क्या करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी एक्ट के मुताबिक, और वो मोस्टली जो सवाल करेगा वो कहेगा कंपनी एक्ट के मुताबिक इसकी क्वालिफिकेशन बताओ, कंपनी एक्ट के मुताबिक यहीं से हमने चीजें देखनी है, वहां पे एथिक्स के बारे में नहीं सोचना हम। अगर वो सादा बोले तो फिर हम दोनों को रेफर कर सकते हैं। कंपनी एक्ट के मुताबिक तो ये नहीं बन सकता, लेकिन या कंपनी एक्ट के मुताबिक बन सकता है, लेकिन एथिक्स के मुताबिक फिर ये चीजें हों। अब जरा दोबारा सिनेरियो की तरफ आए। हमने डिस्कस किया कि मिस्टर ए को सीएफई ने कहा कि सर आए हमारा ऑडिट कर दें, और मिस्टर ए के स्पाउस के पास सीएफई के शेयर्स, क्या मिस्टर ए ऑडिटर बन सकता है? हाँ, फिर हमने ना नहीं कर दी, अगेन डिस्क्लोज कर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और फिर 90 दिन के अंदर शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर। तो मेरे बच्चे इस तरह हो सकते हैं। उसके बाद ये नहीं कहना सर अगर उनको पता ही ना हो। देखो ताल्लुक तो देखो, घर की कितने करीबी बात की है, बीवी बच्चों की बात की है। अब ये नहीं कहना कि उसको पता ही नहीं कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कि मैं शेयर होल्डर। मिस्टर ए को ऑफर आई सीएफई की तरफ से, सर आप हमारे ऑडिटर बन, और सीएफई की मेरे बच्चे मान लो एक होल्डिंग है कंपनी एच लिमिटेड, सीएफई की होल्डिंग, और होल्डिंग की आगे वही बात उसी तरह की, होल्डिंग के आगे एक सब्सिडरी है S1, और मिस्टर ए के एक बच्चा है वो अभी यूके से ग्रेजुएशन करके आया है। मिस्टर ए का एक बच्चा है वो अभी यूके से ग्रेजुएशन करके आया है, और इसके पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर हैं। अब बताओ क्या मिस्टर ए सीएफई का ऑडिटर बन सकता है? हाँ, क्योंकि देखो यूके से ग्रेजुएशन करके आया, पक्की बात है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि वो माइनर है, वो मेजर है, और मेजर बच्चे के पास शेयर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सीएफए के डायरेक्टली भी होते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये जो बच्चा है इसकी उम्र 17 साल है और इसके पास 1 लाख शेयर्स हैं S1 के, क्या मिस्टर ए सीएफई का ऑडिटर बन सकता है? हाँ, वही बात है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंट। अब देखो ये कहां पे जाएगा, एसोसिएट कंपनी वाला मामला, कि अगर आपके पास आपके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन के पास उस कंपनी के शेयर्स हो, या आपके किसी पार्टनर के पास, अच्छा एक चौथा भी पार्टनर्स, और इन केस ऑफ फर्म, यानी कि आप फर्म हो तो आप फर्म के यानी कि 4 लोगों के पास शेयर्स होना गुनाह है, फिर आपके लिए दिक्कत हो। आप खुद, माइनर चिल्ड्रन, स्पाउस और फर्म का कोई भी पार्टनर अगर शेयर होल्डर हो उस कंपनी का या उसकी किसी भी एसोसिएट का, तो मेरे बच्चे फिर आप यही रूल फॉलो करेंगे। ये एसोसिएट की समझ आ गई? एनी शेयर्स ऑफ ऑडिट क्लाइंट और एनी ऑफ इट्स, देखो ऊपर कहीं पे एसोसिएट कंपनी का कहीं जिक्र नहीं हुआ खुदा के लिए। ये जो एसोसिएट का मामला आया ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाके आया है, इस पॉइंट के अंदर। तो इसके लिए आपने अच्छे तरीके से इसको देखना। यहाँ तक मेरे बच्चे आप इसको करके आइएगा। इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि इसके यहीं पे कुछ बल्कि पास पेपर हम आखिर भी करेंगे। बेहतर यही है जब वो इकट्ठे करके, वैसे तो ज़्यादा बेहतर है यहीं पे कर लेते हैं। आज पेपर आपका वो चेक हो गया था, यानी कि असाइनमेंट हो गई हमारा, तो देख लियो आप, अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म किया आपने। अच्छी कोशिश थी, बस हमें जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं यही इसी वजह से उसको देख रहे हैं, ताकि उसमें ड्राफ्टिंग का जो थोड़ा बहुत इशू होता है उसको रिजॉल्व कर लें। लेकिन आज मैं जल्दी लेट आया तो मैं जल्दी जल्दी आ गया यहाँ पे, कल आके उसको डिस्कस कर लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, मेरे बच्चे आप भी उसको जमा करवाएं लाजमी तौर पर असाइनमेंट्स को। टेस्ट अब मुझे बता दें, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया, अब टेस्ट होना चाहिए कल। ठीक है, तो कल टेस्ट होगा इंशाल्लाह। सही, कल वेडनेसडे है ना? मेरा ख्याल है कल देने एक टेस्ट, या इस वीक में हम एक ही टेस्ट रख लेते हैं, अभी थर्सडे को रख लेते हैं, तो परसों आपका टेस्ट हो।